अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यकीनन आपने सेनेटर हमदुल्ला साहब की या मौलाना फजल रहमान साहब की पार्लियामेंट में तकारीर या स्टेटमेंट सुनी होंगी ज़रूर, जहाँ पे हमदुल्ला साहब कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान को वो रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरे मुल्क भर में चारों सूबों के अंदर उन बालिग बच्चे बच्चियों की शादियाँ कराई जाएँ, इज्तमाही तौर पे कराई जाएँ, उनका एहतमाम किया जाए जो कि 18 साल की उम्र से कम है। और नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे मजबूर किया गया कि मैं इस कानून को तोड़ूं तो शायद मैं खुद जोश मार के एक 16 साल की लड़की से निकाह कर लूं, इसके बावजूद कि मैंने एक पे इत्तेफाक कर लिया और आइंदा एक मजीद का इरादा नहीं रखता मैं। मौलाना फजल रहमान ने भी स्टेटमेंट दी पार्लियामेंट के अंदर कि हमें मजबूर ना करें, लेकिन लगता है ये एक ऐसा वक्त आएगा कि हमें इज्तमाही तौर पे बगावत की कलामत के तौर पे 10-10 साल के, 12-12 साल के, 14 साल के बच्चे बच्चियों के निकाह कराने होंगे आपस में। इन स्टेटमेंट्स के आने के बाद उन पे होने वाली तनकीद हमारे लिबरल तबकात की तरफ से, हमारे मोर प्रोग्रेसिव तबकात की तरफ से, वो भी आप सब ने यकीनन सुनी होगी। और जेंडर और सेक्स के मसाइल को लेके जो कल्चर वॉर्स दुनिया भर के अंदर लड़ी गई हैं, ख़ास तौर पे इंटरनेट की ईजाद के बाद, और आइडेंटिटी की जो एहसास है, उसकी एक्सप्रेशन है सेक्स और जेंडर के मसाइल को लेकर, उसका जब एक फट के एक समंदर पूरी दुनिया के अंदर सामने आया है कि जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, मर्द और औरत होते क्या हैं, क्या एक बायोलॉजिकल हकीकत है या एक किसी मजहबी इल्हामी किताब की बयान करदा हकीकत है, या बस इंसानी माशरत की एक आप समझ लें कि एक इर्तकाई फ़िक्र का एक वो एक फ़ाइनल स्टेज है या उसकी वो एक अलामत है क्या मर्द और औरत और इनका रिश्ता क्या है आपस में। इस सब फड्डे का दारोमदार हमेशा मजहबी तबकात और लिबरल तबकात के दरमियान एक पस मंज़र की एक बड़ी शैलो डिबेट बन के रह जाता है, जहाँ हमारे मौलाना हजरात ने कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जिनके ऊपर आप तनकीद कर भी सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन उस तनकीद का जो मयार है वो बहुत ही घटिया किस्म का बन चुका हुआ है, वो कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल तनकीद तो रही नहीं है। और डिबेट और डिस्कशन और डायलॉग जो है वो जंग व जदाल के मैदान में तब्दील हो जाती है कि कब निकाह, कैसे निकाह, कौन फैसला करेगा, और प्राइवेट ज़िंदगी के अंदर क्या इतनी लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड भी है आम आदमी की। ये सब डिस्कशन ट्रिगर हुई थी जब पाकिस्तान की असम्बली ने एक बड़ा अहम कानून पास किया तलाक से मुतल्लिक, दूसरे निकाह से मुतल्लिक और बीवी की हरासमेंट से मुतल्लिक। ठीक, इस कानून के अंदर बीवी और बच्चों के लिए प्रोटेक्शंस थे और ये जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में पास हुआ। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इसके बावजूद कि वो छुट्टी पे जा रहे थे अबू धाबी के दौरे पे, उन्होंने फ़ौरन इसको रेटिफाई करवाया। इसके अलावा 7 और बिल्स उन्होंने मेजर पास किया। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2026 का, ये बीवियों, बच्चों, बूढ़े बुजुर्ग घर वालों को और उन बच्चे बच्चियों को जिनको अडॉप्ट किया गया है, इनको गोद लिया गया है, उन पर भी अप्लाई करेगा। और ये ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स और अफराद के ऊपर अप्लाई करेगा जो एक ही घर के अंदर रह रहे हैं। अब ये 0.001% कौन से ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स हैं जो हमारे घरों के अंदर रह रहे हैं, जिनके लिए सेपरेट लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। बहरहाल मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, पता लग जाएगा करीब आने वाले दिनों में जवाब में कि ये कहाँ से, किस स्टेशन से ये कानून चला है। हकीकत तो यही है कि ये कानून हो या डोमेस्टिक एक्ट की वायलेंस का बिल हो या ट्रांसजेंडर बिल हो, ये बंद पैक्टों में आने वाले ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया, यूएन के किसी बड़े इदारे या इस तरह के मुख्तलिफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स की जानिब से आते हैं। इनके अंदर ये डिबेट तो ज़रूर की जाती है कि बच्चों की शादी करने की क्या एज होनी चाहिए, लेकिन ये कभी डिबेट नहीं की जाती कि क्यों वो एज होनी चाहिए। क्या वो आर्बिट्ररी मेट्रिक है, क्या वो रैंडम नंबर जनरेटिंग सिस्टम है जिसके तहत 16, 18, 21, कुछ मुल्कों में 14, कुछ मुल्कों में 12 ये मुतय्यन कर लिया जाता है कि इस माशरे में ये उम्र ही ठीक है। हकीकत ये है कि जिस पीरियड का इसमें ज़िक्र हो रहा है वो है अडोलेसेंस और उसके बाद आने वाली यंग अडल्टहुड। इसके दरमियान एक टीनेजहुड का फ़ेज़ है या टीनेजर्स का फ़ेज़ है जो कि एक जदीद दौर की पैदावार है। ये पैदा होता है कंपलसरी लंबी हाई स्कूल की एजुकेशन के बाद, इंडस्ट्रियल राइज के बाद, जब स्पेशलाइज्ड जॉब्स और तालीम का एक वो एक दौर दौरता है। और आज उस दौर में हम रह रहे हैं जहाँ पे आपकी 18-18, 20-20 साल तालीम के सिलसिले मुकम्मल नहीं होते, लेकिन अक्सरियत इंसानियत का आम मशगला आज तक ये नहीं है। और सवाल ये भी बनता है कि अगर कोई इंसान इस लंबी तालीम के सिलसिले में शामिल हो जाए, जहाँ वो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, उसके बाद ग्रेजुएशन और उसके बाद कोई एमफिल या मास्टर्स और फिर हत्ता के पीएचडी प्रोग्राम में भी चला जाए, तो क्या उनको हाई स्कूल या मिडिल स्कूल की उम्र में शादी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? यानी इंसान की जिनसी ख्वाहिशात, जज्बाती वाबस्तगी एक अपने
पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्ट वगैरह वगैरह, ख़ानदान स्टार्ट करना, क्या इसके लिए सरकार से कोई लाइसेंस दरकार होता है, या अल्लाह की शरह में या कानून में या कानून कुदरत के अंदर इसके कुछ इंडिकेटर्स हैं? तो मालूम ही होता है कानून कुदरत के अंदर इसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स हैं, उनको प्यूबर्टी हम कहते हैं। ठंड काफ़ी हो गया है, नो, अगर आप भी शाम को कोजी फील करना चाहते हैं, अपनी मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये 100% कॉटन फ्लीस 350 GSM इयॉन की ब्रीदेबल स्पोर्ट्स वेयर हुडी आप ले सकते हैं। सिर्फ इयॉन की हुडी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत आला डिज़ाइन है जो कमेमोरेट करता है पाकिस्तान के एक हिस्टोरिक अचीवमेंट को, ऑल्सो नोन एज द सोवियत जिहाद। ये डिज़ाइन एक खातून ने सरप्राइजिंगली डिज़ाइन किया था राइट हियर एट इयॉन, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम कमेमोरेट करते हैं ज़ियाउल हक की विक्ट्री ओवर द स्नेक ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। जो 71 की जंग के बाद हमें लगा था कि पाकिस्तान जो है वो थक चुका है, फिर पाकिस्तान ने अपने मसल्स फ्लेक्स किए थे, अपनी न्यूक्लियर पावर को डेवलप किया था, अपनी गोट पावर को डेवलप किया था, और अपनी एयर फ्लीट को भी, और साथ ही साथ अपेरेंटली रैम्बो के साथ भी काम किया था एट सम पॉइंट अफगानिस्तान को फतह करना है। तो अगर आप पाकिस्तान की कामयाबी को एक कूल तरीके से कमेमोरेट करना चाहते हैं, अगर आपको एक आयरॉनिक एंड येट पावरफुल एंड मैस्कुलिन हुडी चाहिए जो कि कंफर्टेबल भी है और अफोर्डेबल भी है, तो सिर्फ 5,000 रुपये में, अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप बड़े बच्चे हैं तो 6,000 रुपये में आप johnpodcast.com पे ये हुडी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू। हकीकत यह है कि एडोलेसेंस यानी बचपना, जो कि 8, 9, 10, 12 साल की उम्र तक रहता था, और उसके बाद आने वाली यंग अडल्टहुड और अडल्टहुड, वो एक ही बला का नाम था। इसके दरमियान एक स्पेशलाइज्ड टीनेज एरा आ चुकी हुई है जो 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 साल की उम्र तक तसव्वुर की जाती है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर अगर ये टीन ईयर्स ना होते तो क्या टीनेजर स्पेनिश में एग्जिस्ट नहीं करता? क्या टीनेजर उर्दू के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता, जहाँ पे हर नंबर के लिए अलग नाम है? यानी अंग्रेज़ी का एक खेल और उन्हीं का फ़ैसला और एक लिंग्विस्टिक आप कह लें खेल की वजह से हम उसमें ट्रैप हो गए कि 13 से 19 तक इंसान जो है वो एडल्ट नहीं बनता। तो ऐसी क्या चीज़ होती है 18 और 19 के दरमियान कि आदमी जो है वो आईडी कार्ड और वोट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है या निकाह करने के लिए एलिजिबल हो जाता है? 19 भी तो टीनेज ईयर्स होती हैं। और बायोलॉजी हमारी दिखाती है कि 25 साल की उम्र तक इंसान की फ्रंटल लोब पूरी तरह डेवलप नहीं होती, क्योंकि 25 साल की उम्र तक ये जो फ्रंटल पार्ट है ब्रेन का, ये क्योंकि फिजिकली डेवलप हो रहा होता है, और इसके अंदर जो है वो हमारी रैशनैलिटी की और जजमेंट की और डिसीजन मेकिंग की सलाहियत यहाँ होती है सामने। तो ना 25, तो अगर कोई बायोलॉजिकल एसेंस है इसकी, तो फिर तो 25 साल निकाह की उम्र होनी चाहिए, 25 साल ड्राइविंग की उम्र होनी चाहिए, 25 साल फौज में भर्ती की उम्र चाहिए, 25 साल शराब कंजम्पशन की यूरोपीय ममालिक में उम्र होनी चाहिए, और 25 साल ही वोटिंग एज होनी चाहिए। तो ये बायोलॉजिकल नहीं है। तो चलें हम कह लेते हैं कि यार 18 साल का कुछ तो होगा, वो 18 साल का कुछ है यार, 18 साल में भी कुछ होता है, कोई चीज़ ना कोई एविडेंस मिलती है साइंटिफिक, ना कोई मजहबी किताब से, ना इल्हामी किताब से। तो चलें किसी जमहूरी कंसेंसस से हम इस पर पहुँचे होंगे। तो मैं जानना चाहूँगा इस पार्लियामेंट के अंदर कितनी रिजर्व सीटें हैं ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ के लिए जो किसी जमहूरी प्रोसेस से नहीं आए हुए। मैं जानना चाहूँगा इस पार्लियामेंट के अंदर कितने लोग फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पे जीतने वाले लोग हैं। मैं जानना चाहूँगा इनमें से कितने लोग जो हैं वो पावर कॉरिडोर की सैर, यानी वो हेलीकॉप्टर की सैर करके आए हुए हैं पिंडी के ज़रिए इस्लामाबाद के अंदर। तो हम अगर जमहूरी प्रोसेस की बुनियादों पर ही ये फैसला कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि उस जमहूरी मेयार पे कितना कोई उतरते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो इन्होंने ये फैसला किया। फिर ये मज़ीद जानना चाहूँगा कि इनमें से कितनों ने ये बिल पढ़ा हुआ है। टू बी फ्रैंक विद यू, जब ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर रद्द अमल आया था अवाम की तरफ से गुस्से का, तो उसके जवाब में क्या कहा था पार्लियामेंटेरियंस ने? भाई हमें तो पता ही नहीं था इस बिल के अंदर है क्या, हमें तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला इस बिल को। इंडिया के अंदर असदुद्दीन ओवैसी कई बार ये बता चुके हैं, वो एक सीजन्ड एमएनए, और वो काफ़ी अजीबोगरीब बातें भी करते थे, लेकिन उनकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वो ट्रेंड लॉयर हैं। वो कहते हैं यार मैं घंटों गुजारता हूँ पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में, जबकि मेरे कॉलीग्स कैंटीन में गुजारते हैं वो। और ये हकीकत है। हिंदुस्तान जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी मानी जाती है, पाकिस्तान हो, यहाँ पे जो जो नॉन एग्जिस्टेंट डेमोक्रेसी मानी जाती है, हर जगह आपको नज़र आएगा कि पार्लियामेंटेरियंस जॉय राइड के लिए आए होते हैं, सैर सपाटे के लिए आए होते हैं। तो तब इस तरह के शहाना खूबसूरत बिल आते हैं। इस बिल के अंदर तफासील क्या है, अगर मैं आपको पढ़ के सुना दूँ तो आप हंस पागल हो जाएंगे। नंबर 1, आपने अपनी बीवी को घूरना नहीं है। नंबर 2, आपने उसको तलाक से थ्रेट नहीं करना, ना सेकंड मैरिज से उसको थ्रेट करना है। नंबर 3, आपने उसको जबरी तौर पे मजबूर नहीं करना कि वो और लोगों के साथ घर में रहे, यानी कि आपके घर वाले, वालदैन, बहन भाई वगैरह। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ की जाएगी तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो एक एक करके ब्रेक डाउन कर लेते हैं। आपने अपनी बीवी को घूरना नहीं है। मैं तो नहीं, मेरी तो बहन है की
आपने दूसरी शादी का थ्रेट नहीं देना, आपने मुफ्ती तारिक मसूद को सीधा फ़ोन करना है और काम आपने पक्का करके, ठीक है ना, काम पक्का करके करना है आपने, थ्रेट नहीं देना। थ्रेट देंगे तो फिर कानून एक्शन में आ जाएगा। और ज़रा माइंड यू, आपने चेक करना है कि आपने निकाहनामा में टिक यस किया था या नो किया था, भला किस चीज़ को, कि क्या दूसरी शादी के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी या नहीं। अगर आपने इजाज़त की, वो कंसेंट नहीं दी हुई, तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर आपने बता के कहना है मैं कर आया हूँ। थ्रेट नहीं देना, ज़हनी अजियत नहीं आपने प्रोवाइड। आप बिल्कुल उनकी मेंटल हेल्थ को ऐसे करके, हुकूमत ऐसे करके सिक्योर कर लेगी हमारी हुकूमत। उसके बाद आपने उनको जबरी तौर पे अपने घर वालों के साथ नहीं ठहराना, ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती होगी। और आपका प्राइवेट बिहेवियर लेजिस्लेट करने जो है वो पाकिस्तान की रियासत अब इंटरवीन करेगी कि खुदा ना खास्ता आपकी ख्वाहिश हो कि आप अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहना चाहें तो आप उनके साथ ही जबर मत करें। आप जो रेल पेल है हमारी इकोनॉमी के अंदर, आपको तो पता ही है, हाउसिंग मार्केट हमारी बड़ी चीप और रेडली अवेलेबल है। लाइंस ऑफ क्रेडिट, बैंकों ने तो ऐसे दरवाजा, ऐसे यूबीएल बैंक दरवाज़ा सीना खोल के खड़ा हुआ है कि आओ 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 आओ, सिर्फ 2% पे 1% पे मॉर्गेजेस उठा के ले जाओ। हाउसिंग क्राइसिस है हमारी इकोनॉमी के अंदर, लेकिन आपने अपनी नॉन एग्जिस्टेंट इनकम के ऊपर आपने अपनी घर बहू को एक नया फ्लैट, नया घर, नया कोई क्वार्टर तैयार करके देना है। ये बिल्कुल उनका शरई हक है और बिल्कुल हम प्रोवाइड करेंगे, मैं सलूट करता हूँ। और आप इसमें एक ऐड कर दें मज़ीद, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो अपने करीबी किसी भी BISP प्रोग्राम के साथ आप रजिस्टर कर लें, क्योंकि आप यकीनन अनकरीब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम पे आने वाले हैं अगर आप 1 से 2 से 3 घर चलाने वाले हैं। अल्लाह मुबारक करे। और इस ज़िमन में 2 काम किए गए हैं। एक साहिब का केस लेके जिन्होंने दूसरी शादी की, उनकी शादी को अनल कर दिया गया दूसरी शादी को अदालत की तरफ से, और दूसरा 12 लाख उन पर जुर्माना लगाया गया है हक महर की शक्ल में कि आपने महर अदा करना है पहली बीवी को बतौर सज़ा। और यकीन करें सरकार की हत्तल इम्कान मेहनत है कि वो प्राइवेट बिहेवियर को लेजिस्लेट करें कि लोग उठते कब हैं, लेटते कब हैं, उनका बैतुल खला जाने का वक्त क्या होता है। बैतुल खला जाते हुए वो अपनी बीवी को आंख तो नहीं मार देते। मतलब अब इसके अंदर भी कोई CCD का अमल ना आ जाए कि बंदा बीवी को बहुत देर घूरे तो इसकी आंख फोड़ दो आके। और यकीनन इसके बाद तो बहुत ही गहरी मोहब्बत पैदा होगी मियाँ बीवी के अंदर। ये तो बल्कि मतलब मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई हथकंडा नहीं है कि एक आदमी को आप जिसने पहले महर नहीं अदा किया हुआ निकाह के वक्त, उसको कह रहे हैं आप 12 लाख आज की डेट में प्रोवाइड कर दो, तो फिर मैं भी आपको गारंटी से कहता हूँ वो थ्रेटन नहीं करेगा, वो सीधी तलाक देगा। वो थ्रेट नहीं करेगा, आप बेफिक्र रहें। तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के, क्योंकि मैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए सबसे पहले खड़े होने वाला आदमी हूँ। तो हम भी इस सफ़ में खड़े हैं हुकूमत के साथ, हम सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं इस तरह के और 10-12 बिल पास होने चाहिए ताकि कोई भी शादी बरकरार ना रहे और लेडीज़ इतनी महफूज हो जाए कि वह अपने अम्मी अबू के घरों के अंदर ही वहाँ पे उनको सजा के या दफातर के अंदर जहाँ पे उनकी जगह है कि वो प्रोफेशनल वर्क स्पेस के अंदर आएँ, या वहाँ पे या वो घर के अंदर, इसके दरमियान जो रास्ते में कोई आदमी उनको घूरेगा, इशारा करेगा, उसकी उंगलियाँ आंखें वांखें फोड़ दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। और कहीं रास्ते में गलती से उसका निकाह हो जाए या कोई टक्कर जाए उसको आदमी निकाह के ताल्लुक में, तो मेक श्योर कीजिएगा कि उनकी तलाक हो जाए। ये एक्सटेंड करती है एक मज़ीद कॉन्वर्सेशन इनटू हाउ हमारी स्टेट्स को, हमारी रियासतों को, और ये कुछ लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का एक मसला है कि वो प्राइवेट बिहेवियर को रेगुलेट करना चाहती है कि इंसान कैसे अपनी निजी ज़िंदगी को कंडक्ट करता है, और ख़ास तौर पे उसका नंबर 1 हथकंडा जो होता है वो ख़वातीन के मसाइल होता है। मैं उस तफसील में भी नहीं जाना चाहता कि इसका बच्चों पे क्या असर होगा, बुज़ुर्गों पे क्या असर होगा, या आप यकीनन हम सब के घरों में रहने वाले एक आधे ट्रांसजेंडर फ़र्द पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमें लगता था कि ये पीपल्स पार्टी के दौर में या PTI के दौर में ऐसे बिल आएंगे, लेकिन आज मैं मतलब अश्क बहार आंसू से फ़ख्र से कह सकता हूँ कि अब नून लीग की हुकूमत में भी ऐसे फैसले आते हैं, जबकि एक ज़माने में मियां नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। बहरहाल इसमें इस केस में होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि होना तो जो होना होता है वो होएगा। सिंध में फॉर एग्ज़ाम्पल जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो मेरे ख्याल में गालिबन 2013 या 14 में पास हुआ था, तो जाके सिंध में देख लेते हैं। आज तक सो कॉल्ड अंडर एज मैरिज हो रही है और कंसेंचुअली हो रही है। बेसिकली मेरी सेंट्रल प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरी सेंट्रल प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड व्यू जिन्होंने दुनिया में बना दिया कि पेरेंट्स, आपके घर वाले, आपके अजीज़, वो सब आपके दुश्मन हैं, उनमें से कोई आपका खैर ख्वाह नहीं हो सकता। स्टेट आपकी सगी है कि कोई रियासत बैठी हुई है, कोई 18-19 ग्रेड का अफसर बैठा हुआ है जो मेरी मेरी माँ से, मेरे बाप से, मेरे भाइयों और बहनों से मेरी ज़्यादा मोहब्बत करता है मेरे से,
और वो मुंतज़िर है कि कहीं मेरे साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए, ताकि वो अपने वो लैंड क्रूज़रों के कैवलकेड में आके हुम करके आके मेरे गांव में एंटर करे या मेरे शहर में, मेरे मोहल्ले में, और वो आके मुझे बाजियाब करवा ले एक जबरी निकाह से, एक जालिम शौहर से, एक जालिम बेगम से, वट एवर द सिनेरियो माइट बी। जबकि हकीकत इसके बरक्स है। हमारा एक्सप्लॉइटर, हमारा टॉर्मेंटर, वो 18-19 ग्रेड का अफसर है, चाहे वो पीरा की फोर्स की शक्ल में है जहाँ पे वो हमारी दुकान तोड़ देता है, चाहे वो टैक्स कलेक्टर की शक्ल में है जहाँ पे आके वो हमारे से प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा टैक्स ले जाता है, एवरेज प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा टैक्स देता है आपका आम आदमी यहाँ पे, चाहे वो उस सेल्स टैक्स वाले अफसर की तरह जो जाके बोतलें और डब्बे गिनता है तेल के दुकानों पे, और फिर जीएसटी लागू करता है हमारे ऊपर। और ये सारे अफराद मिल के जो हमारी ज़िंदगी को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो सीसीडी का अफसर आपके घर में आकर बच्चे को टांग में गोली मार देता है, वो लोग जो हमारे टॉर्मेंटर्स हैं, वो ये भी चाहते हैं कि वो हमें टॉर्मेंट भी करें, हमें डरा धमका के भी रखें, और हम दुबक के बिल्कुल ना वो मुर्गियों की तरह दड़बे में रहें, और साथ से चाहता है कि हम उससे वो मोहब्बत भी करें, हम उसको दुआएं भी दें। तो एक टिकट में दो मज़े नहीं हो सकते। तो इस बिल के बारे में यही कहूँगा कि सारे जो भाई बहन हमारे दोस्त यास क्वीन कर रहे होते थे, उनको मैं कहूँगा कि ये बिल लो, अब सांभो इस बिल को। हमारे सारे मजहबी वाइजीन, बहुत बड़े बड़े हमारे स्कॉलर और इंटेलेक्चुअल, बहुत बड़े बड़े दानश्वर जो बैठ के लेडीज़ के हकूक़ सिक्योर करने का तरीका ये है। मुझे वो पता है क्या याद आता है, जो वो ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ब्रेसलेट लाया था। कहाँ गया ब्रेसलेट? किसी को याद है? ब्रेसलेट आया था, याद है कि आप उसमें दबाएंगे तो ऊपर से शहबाज शरीफ साहब जो है बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहन के आ जाएंगे, और वो जाके आपके शौहर को आके ना वो उसको कुटेंगे आके, या कोई सीएम या कोई पीएम या कोई जीएम या कोई 19 ग्रेड का अफसर जो है वो स्पाइडरमैन का वो कॉस्ट्यूम पहन के आके, मतलब। और वो ब्रेसलेट का उस तब भी हमने लतीफ़ा किया था पॉडकास्ट पे कि जैसे ही वो ब्रेसलेट दबाएगी और 5 मिनट का 1122 का रिस्पॉन्स टाइम है, उस 5 मिनट के अंदर जो है ना, जो बर्तनों की कैबिनेट है ना, वो अब्यूसिव शौहर उस औरत के ऊपर गिरा देगा और कहेगा वो पता नहीं लगा चंगी भली सी गल्ला बातें कर रही सी, बस वो डिगी है दे। मतलब एक अब्यूसिव आदमी है, वो क्लियरली एक क्रिमिनल है, वो एक मुजरिम है, वो एक ब्रेसलेट से डिसवेड होगा। यही मसला है इस्लामाबाद में या पेरिस में या टोक्यो में बैठे हुए किसी ह्यूमन राइट्स वॉच वाले की, कि वो ऐसा बिल बनाते हैं इसका कोई ना सर है ना पैर है ना ह्यूमन एक्सपीरियंस से कोई ताल्लुक है। मतलब एक इंसान वाकई में अगर साइकोलॉजिकल टॉर्चर करता है अपनी खातून को, अपनी बीवी को, घर वालों को, तो आपको लगता है वो इस बिल से परेशान होने वाला है या उसका बिहेवियर बिल से चेंज होएगा? और जो इतना सेंसिटिव मसला है, जो बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है, चंद हज़ार या चंद परसेंटेज ऑफ केसेस को जहाँ पे अब्यूज़ का मंसर है, उनको हल करने के लिए आप पूरी तमाम शादियों को, तमाम मैरिटल सिस्टम को, तमाम कवानीन को आप एट स्टेक लगा देंगे जो निकाह से मुतल्लिक है। और जो एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी बुनियाद पे हमारा माशरा खड़ा हुआ है, इनकी पॉलिसियाँ अब लाफेबल बन गई हैं। मुझे याद है 90 की दहाई में, 2000 की दहाई में मजहबी तबका डरा करता था कि यार इनके कवानीन बड़े कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं और ये बड़ा, इसको देख के ख़वातीन हंसेंगी इस कानून को कि ये क्या कानून है। शायद वो ख़वातीन जो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में हो वो इसको देख के हंसेंगी। तो ना सांप मरता है, लाठी भी टूट जाती है, ना अब्यूज़ की। अब देख लें, एक रियल केस देख लें, जो रियल मसाइल हैं ख़वातीन के, मिसाल तौर पर जो शादीशुदा हूँ या गैर शादीशुदा हूँ। अलीना आमिर, अलीना आमिर कौन है? एक टिकटॉकर है, मशहूर है, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी आती हैं, ख़बरों में भी बहुत ज़्यादा कॉमनली फीचर कर रही हैं रिसेंटली, बिकॉज वो एक फ़ाइनेंशियल स्कैम्स का जो मसला बना था, जहाँ बहुत से टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स ने उन कंपनीज़ की एडवर्टीजमेंट्स की थी जो गैम्बलिंग या मनी लॉन्ड्रिंग की ऐप्स थी। तो उस केस में मैं सवाल पूछता हूँ, ये कौन लोग थे? अलीना आमिर के स्पेसिफिक केस में तो आते हैं, ये कौन लोग थे जो डकी भाई और उनके इर्द गिर्द रजा भट्ट वगैरह को थ्रेटन करते थे कि तुम्हारी नंगी फिल्में और तुम्हारे घर वालों की हरासमेंट और ये और वो फलाना हम कर देंगे? कोई उनका घर वाला था? वो कौन था? वो सरकारी अफसरान और मुलाजिम थे। बहरहाल वो क्यों पकड़े गए, वो उसकी तफसील में मैं नहीं जाता कि वो क्यों उनके साथ वो मामला हुआ। लेकिन उसके बाद अब ये नया केस आ गया कि लीना आमिर साहिबा जो हैं, उनकी एआई जनरेटेड फेक सेक्सुअल वीडियो जो है, पोर्नोग्राफिक वीडियो जो है, वो सामने आ गया मंजर आम पे। तो जो एआई का दौर आ रहा है, जहाँ सबका तस्वीर का, वीडियो का डेटा इंटरनेट पर मौजूद है, इस पर चेक्स एंड बैलेंसेस डालने के बजाय, इस पे सवाल जवाब करने के बजाय, इसको इन्वेस्टिगेट और सॉल्व करने के बजाय, हमारी रियासत उन कदीम ज़मानों के मसलों को हल कर रही, जो दुनिया में आज हल हुए बैठे हुए, कि निकाह जो होता है, प्राइवेट लोगों के अफेयर्स होते हैं, उसको प्राइवेटली ही रेगुलेट किया जाता है, उसको कानून के ज़रिए नहीं रजिस्ट्रेट किया जाता। और इस ज़िमन में जहाँ सेक्सुअल टेप्स की बात हो, फेक और रियल दोनों की आप केस ले लें, तो इसके अंदर हमारी सरकार का क्या किरदार रहा है? चाहे वो नून लीग के जहाज़ों से, हेलीकॉप्टरों से गंदी तस्वीरें उतारना, फेक एडिटेड डॉक्टर
बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के, मतलब हम सब लिटरली स्किप कर देते हैं ये बात कि ये तो कभी हुआ ही नहीं। ये हुआ है भाई, इस मुल्क के अंदर हुआ है, हमारी करंट गवर्नमेंट के अफसरान ने किया है ये काम, उनके नाम नहीं मिलते कि पीका एक्ट लग जाएगा। उसके बाद आपको सीएम साहिबा की स्टेटमेंट्स याद होंगी, आपको पीटीआई वालों की स्टेटमेंट्स याद होंगी, आपको पीएमएलएन के अफसरान की और आला हुकाम की स्टेटमेंट्स याद होंगी जब एक दूसरे के खिलाफ ऑडियो और वीडियो टेप्स की बात करते हैं। और नहीं तो और पिछले दिनों इंजीनियर मिर्जा साहब ने भी कह दिया कि इमरान खान साहब की अगर टेपें लीक हो जाएं प्राइवेट की तो फिर आप लोग को पता लग जाएगा कि वो कितने हौसले में है। मुराद ये है कि प्राइवेसी आपके कंटेंट की, आपकी फेस की, आपकी आवाज़ की, ये एआई के दौर से पहले ख़तरे में थी, तो आज के दौर में क्या हाल होगा, इस पे स्टेट का क्या अमल है। बल्कि स्टेट खुद नज़र आती है इसको अब्यूज़ करते हुए कि लोगों की टेप चला दो, लोगों की वो चला दो, लोगों की ये वीडियो बना के चला दो, उसकी ये ऑडियो बना के चला दो। तो जहाँ ख़वातीन की प्रोटेक्शन की कोई हकीकी बात आती है, जहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने होंगे, कुछ दिमाग को एंगेज करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल हल निकालना पड़ेगा, वो नहीं करना। वो मुश्किल काम भी और नाल अपने को मतलब दिल में चोर बैठा है। जहाँ आसान है क्योंकि पता है कि इन कवानीन की इन्फोर्समेंट तो है कोई नहीं। ये शाज़ और नाज़र लाहौर इस्लामाबाद के अंदर एक आधा केस होगा, बंदे को टंगाएंगे कि देखो हमने एग्जाम्पल बना दिया। जहाँ पे सो कॉल्ड ये एक्चुअल मसला गहरा है, लोअर इनकम क्लासेस में या दही इलाकों में या सो कॉल्ड बैकवर्ड रूरल इलाकों में, वहाँ तक आपकी रसाई कोई नहीं है। सिंध में कुरान से निकाह नाजायज़ है, दरख्त से निकाह नाजायज़ है, वट्टा सट्टा नाजायज़ है, कारोकारी नाजायज़ है, बच्चों से निकाह नाजायज़ है, टीनेजर से होते हैं सारे के नहीं होते। सिंध में गैर कानूनी है, सेपरेट बिल आए हुए हैं। ओवरली ख़वातीन के सिर्फ मुतल्लिक एक्ट्स जो है ना, ये मेरोज साहब ने बड़ी एक मेहरबानी की, उन्होंने सारे निकाल के रख दिए यहाँ पे। 2006 में पास होने वाला प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एक्ट, 2010 में पास होने वाला हरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, 2011 में पास होने वाला एंटी विमेन प्रैक्टिसेस एक्ट, 2011 में पास होने वाला एसिड कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट, 2011 में पास होने वाला एंटी वीमेन प्रैक्टिसेस की अमेंडमेंट मजीद, डोमेस्टिक वायलेंस का बिल 2013 से 2026 मल्टीपल टाइम्स उसमें अमेंडमेंट्स हो चुकी हुई हैं, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन एक्ट 2012, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013, पंजाब प्रोटेक्शन फॉर वीमेन एक्ट अगेंस्ट वीमेन एक्ट 2016, ऑनर किलिंग्स एक्ट 2016, जैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट 2020, एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2026, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। होगी महफूज औरतें, ठीक होगी माशरत। जो बद किरदारियाँ, जो बद प्रैक्टिसेस आपके बिहेवियर के अंदर हैं, हमारी माशरत के अंदर हैं, उनको आप लेजिस्लेशन से दूर कर सकते हैं। और मज़ीद सवाल जो है वो कि लेजिस्लेशन जो है वो किसी सेकुलर मैट्रिक पे होगी, ये किस पैमाने पे होगी कि उम्र क्या होगी, क्राइम क्या होगा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स हैज डोमेस्टिक अब्यूज़। आर्बिट्ररी है ना, आज किसी ने कह दिया घूरना बदतमीजी है, कल को आके कुछ और कह देगा, कल को आगे को कुछ और कह देगा। कोई तो ऑब्जेक्टिव पैमाना होगा ना। ये वही सवाल जब मैंने रज़ा रूबी साहब से इंटरव्यू में पूछा था, कोई तो ऑब्जेक्टिव पैमाना होगा ना जिस पे हम दुनिया के फैसले किया करेंगे। तो उन्होंने कह दिया जनीवा कन्वेंशन, जनीवा कन्वेंशन से हम फैसले किया करेंगे। नो लॉ शैल बी पास्ड रिपग्नेंट टू द कुरान एंड सुन्ना, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। मैं माजरत चाहता हूँ इतना टाइम लग गया इसके अंदर, लेकिन जो आज का एक्चुअल मुद्दा है उस पर आते हैं। दरी बात एक सेंसिटिव टॉपिक था, इस पर बहुत डिस्कशन दरकार थी, और भी मज़ीद करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन अभी के लिए इतना ही है। जो एक्चुअल आज का मुद्दा है वो है ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादिल चिट्ठा का अरेस्ट। उससे मतलब बहुत सी डिस्कशंस हुई कि भी ब्लास्फेमी गैंग का मसला है, कुछ लोगों ने कहा बलोच वाला मसला है, कुछ लोगों ने कहा रियासत को हिट करने वाला मसला है। हमने सारे एंगल्स डिस्कस करने की कोशिश की क्या हो सकती है, क्या वजह बन सकती है। लेकिन एक कॉमन कॉज जो बॉयल डाउन करके सामने आ रहा है कि इट इज़ नॉट अ डोमेस्टिक प्रॉब्लम, ये पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। आज से 2-2.5 साल पहले जब हमने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक आप कह लें शोर मचाना शुरू किया, आवाम में एक आगाही क्रिएट करना शुरू की कि यार ये गज़ा का जो मामला है, ये जंग यहाँ नहीं थमनी, ये तुम्हारे भाई और बहन जो वहाँ कत्ल हो रहे हैं, जो वहाँ शहीद हो रहे हैं, वो जंग हमारे तक आनी है, उसकी आग। ये शायद हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कितने गहराई में ये बात मायने में अपनी हकीकत एक रखती है। मेरा अंदाज़ा था कि सिर्फ ये अपने जंग के असरात में, इम्पैक्ट्स में आएगा। बट जो एक चीज़ हुई है, जो बड़ी क्वाइटली हुई है, जो बड़ी सटली हुई है, कि जो कुछ इरोजन हो चुकी हुई थी लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की, इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की, सो कॉल्ड डोमेस्टिकली लिबरल डेमोक्रेसी की, वो अब पूरी तरह तने को गिरा दिया गया। और ये पूरी दुनिया में आपको नज़र आ रहा है।
चाहे आइस के लोग, अमेरिका में जो डेपोर्टेशन एजेंसी है जो इमिग्रेशन को कंट्रोल करती है, वो एक मासूम शहरी औरत या मर्द को गोलियां मार के लाइव कैमरे के ऊपर कत्ल कर दें, या आपके अंदर यूके के अंदर और जर्मनी के अंदर प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन होए, उनकी हड्डियां तोड़ी जाएं, उनको जेलों में फेंका जाए, विदाउट ट्रायल रखा जाए, डिपोर्ट किया जाए, या अमेरिका की अटैम्प्ट हो के नेचुरलाइज सिटीजन्स को जो कि वक्त गुजारने के बाद सिटीजन बन गए अमेरिका को, उनको डी नेचुरलाइज किया जाए, उनको दोबारा यानी वापस कंट्री ऑफ ओरिजिन में डिपोर्ट किया जाए। ये सारी अटैम्प्ट जो ग्लोबली नज़र आ रही हैं, ये एक नॉड होती हैं। फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर जो अमल होता है वो एक नॉड होता है, वो एक इशारा होता है थर्ड वर्ल्ड वालों को कि कम चुक के रखो अपना। तो हमारी रियासत भी देख रही है लेफ्ट राइट और कह रही है कि यार ये तो गेम टोटली ओवर हो चुकी हुई है। हिंदुस्तान के अंदर 2 आदमी, उमर खालिद और शर्जील इमाम, विदाउट ट्रायल, विदाउट एनी सिर ऑफ पैर ऑफ रीज़न, वो सो कॉल्ड ट्रीजन या डिसिडेंट्स के ऊपर जेल के अंदर पड़े हुए। तो हमारी रियासत भी देख रही है कि यार हम भी अपने हाथ साफ करें। अब चाहे वो रियासती पॉलिसी के तहत हो रहे हो, या किसी अफसर की ज़ाती दुश्मनी के तहत हो रहे हो, या किसी अफसर की ज़ाती ईगो के तहत हो जाए। अब जब आपने जंगल के कानून के दरवाजे खोल दिए हैं, आपने जहन्नम के दरवाजे खोल दिए हैं लोगों के ऊपर, क्योंकि आप हमें सबक देते रहे कि गाज़ा के बारे में मत बात करो, वो बड़ा दूर है हमारे से, हम माशी तौर पे कमज़ोर हैं, हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें तालीम और शऊर की ज़रूरत है, तो मत बॉयकॉट करो, हमें इन इंडस्ट्रियों में नौकरियों की ज़रूरत है, गाज़ा बड़ा दूर है, गाज़ा बड़ा दूर है। आज अल्लाह के फजल से मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिका की सड़कों में गाज़ा खुल चुका हुआ है, लंदन की सड़कों में गाज़ा खुल चुका हुआ है, और पाकिस्तान की सड़कों में भी गाज़ा खुल चुका है। और अनकरीब ये यूनिवर्सलाइज हो जाएगा, और ये अपनी इंटेंसिटी और शिद्दत के अंदर भी बढ़ जाएगा। क्यों? अमेरिका देखता है 40,000 बंदा मारा है ऐसी, तो किसी ने सवाल नहीं पूछा। यूरोप देखता है कि अमेरिका के कहने पे इसराइल आदमियों को दर्जनों के हिसाब से अबडक्ट कर लेता है कानून के बगैर, तो हम भी अबडक्ट कर सकते हैं एयरपोर्टों से। उन्होंने अपने एक MPA यानी एक MNA, जो उनके यहाँ MNA होता है, उसको, जॉर्ज गैलोवे को, रिटायर्ड को, एयरपोर्ट से अबडक्ट कर लिया वारंट के बगैर, FIR के बगैर, उसको 2 दिन रखा अपने पास, ex-MNA को। ये इंग्लैंड की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो पाकिस्तान देख के कहते हैं यार हम इस बहती गंगा में क्यों ना हाथ साफ करें। पाकिस्तान ने, हमारी रियासत ने 250-300 आदमी TLP की शहीद कर दिए। नंबर्स अगेन डिस्प्यूटेड है, किसी को नहीं पता। दर्जनों आदमी शहीद कर दिए PTI के इस्लामाबाद में वो प्रोटेस्ट के अंदर, किसी को नहीं पता नंबर्स का, किसी को नहीं पता। कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई ट्राइब्यूनल नहीं बैठा, अवाम का कोई रद्द अमल नहीं आया, ग्लोबल कम्युनिटी का कोई रद्द अमल रत्ती बराबर का नहीं आया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, इन्होंने भी चुक लियो, उन्होंने भी चुक लियो, उन्होंने भी डक लियो। तो एक तो हकीकत एक्सपोज तो होती है कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कितना शैम्बॉलिक था, कितना फेक था, कितना ज़्यादा सुपरफिशियल था, और टोटली फॉरेन पॉलिसी कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंडेंट था। ये बात तो मैं तो अपने टीनेज से ये मतलब आप सामने राग इलाप रहा हूँ, ये तो फ्रॉड है, ये तो फ्रॉड है, क्योंकि इराक और अफगानिस्तान ने 4 तबक रोशन कर दिए थे। आज के दौर में भी इसको समझ नहीं आ रही, और वो फिर भी हमें सबक पढ़ा रहे हैं कि देखो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में ताबेदार रहो, हम मफतू लोग हैं, अपना सर फेंक के आजी के साथ जिए। तो यूरोप में किस चीज़ की आजी है? उन्होंने तो साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में तरक्की की है, वो तो बड़े मुअज़्ज़ज़ मुल्क हैं, बड़ी मुअज़्ज़ज़ माशरतें हैं सो कॉल्ड, वो तो बहुत ही तालीम की फील्ड में आगे निकल चुके हैं। तो आज उनको क्यों, उनके हाथ पांव क्यों भूल रहे हैं ग्रीनलैंड का सोच के? वो क्यों नेटो का ऑर्डर कलेप्स होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि हकीकत ये है कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे भी एक ही कुव्वत थी, उसे कहते हैं पावर। एक ही चीज़ थी जो अप्रिशिएट की जाती थी, वो थी कुव्वत, ताकत। और अब वो नंगियों के ओरियों के सामने आ गया। ये फ़र्क है सिर्फ एस्थेटिक्स में, मैसेजिंग में, ब्रांडिंग में। अंदर से वही बिस्किट हैं, सिर्फ पैकेज चेंज हुआ है। हम तो इस पैकेज चेंज होने को भी गनीमत मानते हैं। मैं तो मोदी का, बेंजामिन नेतन्याहू का, डोनाल्ड ट्रंप का, कीयर स्टारमर का, जो बाइडन का, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। मैं कहूँगा ये ग्रेट लोग हैं कि इन्होंने हमारे यहाँ लिबरल गधों को और ऐसे वाइजीन मजहबी जो टटुगिरी करते हैं मगरब की, उनको समझाया कि नहीं नहीं नहीं, हम वैसे ही हैं जैसे मौलवी कह रहे हैं, हम उससे भी बुरे हैं, हम वैसे ही हैं जैसे लामा इकबाल ने कहा था कि आप ऊपर से तारीख तर, अंदरों चंगेज़ी। वो चंगेज़ खान भी बड़ा रीजनेबल था यार, यू कुड नेगोशिएट विद हिम। देयर इज़ नो नेगोशिएशन विद द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, विद द वेस्ट। उनके साथ कोई सेटलमेंट नहीं है, वो आपका सर कुचलने आए हैं। आपको समझ नहीं आ रही इस बात की? हाँ, आप कहें कि हम दब के उनसे निकलना चाहते हैं, कुसकना चाहते हैं, खिसकना चाहते हैं, उनको हम सिरक के साइड से निकलना चाहते हैं, ज़रा डर डर के रहें, वो बात मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उनको वो लेबल मत दें मोअज़्ज़ज़ फातिह, उनको अपना अब्बू मत बनाएं। अब्बू बनाने का शौक़ तो हमारी कौम को हमेशा से रहा है। मगरब को कोई बनाता था, कोई रूस को बनाता था, कोई चीन को बनाता था।
आज अब्बू जी जो है वो सामने बेल्ट लेके खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि बेटा जो है वो होमवर्क आपने नहीं किया हुआ टाइम पे, तो आप दिखा भी रहे हैं कि अब्बू मैंने होमवर्क कर दिया हुआ है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, आज मेरा घर सिर्फ कुटना है आपको, और जब तक मेरे बारे में पार्लियामेंट में पाकिस्तान की लेजिस्लेशन नहीं पास होगी कि मैं आपको घूर नहीं सकता, तो मैं आपको बेल्ट से भी मारूंगा। इस ज़मन में एक बहुत रेयर लेफ्ट के आदमी होते हैं जिनका मैं एहतराम भी करता हूँ, बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ, सलूट भी करता हूँ उन्हें। वो हमारे भाई हैं जिब्रान नासिर, बहुत प्यारे भाई हैं, एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं, पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने खुद एक मिसिंग पर्सन या एक कैदी बन के वक्त गुजारा हुआ है। वो दर्द और कर्ब समझते भी हैं हमारे लोगों का। इसके बावजूद कि मैं भी इत्तेफाक नहीं करता ईमान मज़ारी और हादिल चट्टा की लीगल एक्टिविज़म के साथ, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। ख़ास तौर पे जो बलोच सेपरेटिज़म और सेशनिस्ट जमातों के लिए, वो ग्रोहों के लिए वो नरम गोशा रखते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी शहरी हैं और इस तरह से आप उनके साथ नहीं कर सकते। एक तरफ है कि अदालतों में तारीख पर तारीख, रजब भट्ट की फिर बेल हो गई, अभी फिर बेल होगी डकी भाई की, फिर रजब भट्ट की बेल होगी, फिर डकी भाई की बेल होगी। और एक तरफ यकमुश्त एक बंदा अरेस्ट होता है तो ये बंदे का फैसला 17 साल, कत्ल से ज़्यादा सज़ा, 10 साल है कत्ल की, 12 साल है, 14, कत्ल से ज़्यादा की सज़ा। हमें भी पता है, हम भी परेशान नहीं है ना, ये सज़ाएँ टिकनी है 6 महीने साल में, ये बाहर होंगे दोबारा, और दोबारा वो अपने एजेंडा पे चल रहे होंगे, और दोबारा हमारे आला हुकाम पिंडी इस्लामाबाद के नॉर्वे के एम्बेसडर के हैंडशेक कर रहे होंगे। लेकिन बतौर आम शहरी हम ये कहते हैं कि ये 6 महीने भी गलत है किसी भी शहरी के लिए। ये कैसा फैसला है कि ट्वीट के ऊपर आपने बंदे को जेल के अंदर डाल दिया। बहरहाल, तो ये जिब्रान नासिर साहब ने ट्वीट किया है कि भाई जालिम, जाबिर और गासिब सिर्फ तब तक आपको डरा सकता है जब तक आप डरना चाहें, जब तक आप डरते रहें। और उन्होंने फैज़ का वो बोल के लब आज़ाद वाला शेर भी उन्होंने वहाँ लिखा है, ये आप पढ़ के देख सकते हैं। उन्होंने बड़ी धुआंधार तकारीर की, वो स्टेटमेंट थी, आप सब ने देखी होंगी, उनकी वीडियो भी चली होगी। और उन्होंने ये भी बताया कल के कराची प्रेस क्लब के रास्ते रोके हुए जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव पार्टी, हमारी पीपल्स पार्टी, जो किसी एक ज़माने में मज़ारी ख़ानदान और इस तरह के लोगों को बहुत इज़्ज़त देने वाले, और हुज़ हू और चाय पार्टी और कंट्री क्लब और जिमखाना क्लब और ये सारे अभी आपस में भी लड़ पड़े, क्योंकि ताकत डिफाइनिंग डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर है। जिन्हें कोल ताकत है तो जिन्हें कोल नहीं है, दैट इज़ ऑल। आज पीपल्स पार्टी अपनी उस ताकत को रिकनसाइल करने के चक्कर में तो उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। लॉयर्स की वो एक तहरीक का कि जो प्रेस क्लब जाकर एहतजाज करना चाहते थे। हाँ, लेकिन हाँ, साथ साथ जंग के दौरान बिलावल भुट्टो ही चाहिए होता है। तो जिनको चाहिए होता है उनको नसीब, जिनको फिट उसको गिफ्ट। तो ये सैयद मुजम्मिल साहब के लिए तोहफा, बिलावल साहब को आप ले जाएं, ये वॉशिंग मशीन आपकी हुई, हमें नहीं चाहिए। तो बहरहाल, ये इस्लामाबाद के अंदर, न्यूयॉर्क की सड़कों के ऊपर, मिनियापोलिस की सड़कों के ऊपर, लंदन की सड़कों के ऊपर आपको जो मैयत नज़र आ रही है, ये लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की मैयत है, और सो कॉल्ड डोमेस्टिक लिबरल डेमोक्रेसी की मैयत है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिकनिज्म, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। इस 21वीं 20वीं सदी की सो कॉल्ड ऑर्डर की मैयत है ये। चाहे तो इसको शमशान घाट में जाके जला दें, चाहे तो कब्रिस्तान के अंदर जाके इसको दफन कर दें, चाहे पड़ी रहने दें यहाँ पे गलती सड़ती रहे। अगर बहुत भूख लगी है आपको, चाहे तो भुन के खा लें आप, अगर आप ऐसा शौक है गोश्त का आपको। हकीकत ये है कि ये एक लाशाई है एट दिस पॉइंट। और इस सब के पस मंज़र के अंदर जब दोबारा मैं उस मैरिज एक्ट को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये किसके लिए है? वो तो खुद अब अपनी अपनी चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर रहे, तो ये कानून किसको खुश करने के लिए पास किए जा रहे हैं? हम हमेशा एक लैग में चल रहे होते हैं, पीछे पीछे चल रहे होते हैं, दुनिया आगे आगे चल रही होती है। गोरे बात कर रहे हैं वाइट नेशनलिज्म की, एथनिक नेशनलिज्म की, बॉर्डरों को सिक्योर करने की, जंगो जदाल की। यहाँ बात हो रही है कि बीवी को मत घूरो। अच्छा, एटीट्यूड बेनिफिट उसमें से मैक्सिमम आपने ले लिया है कि अपने मर्जी के बंदे उठा के ले जाओ, अपने मर्जी की पार्टियां ख़त्म कर दो। कानून को तो आप भी प्रैक्टिकली मान रहे हैं स्टेट वाले कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन और जंगल लॉ है। लेकिन हमारे लिए लेजिस्लेशन क्या है कि पता नहीं क्या, कि पता नहीं हम कौन से पेरिस या हमको कौन से कोई जनीवा के अंदर बैठे हुए हैं हम खुद। मतलब पाकिस्तान की एक रियलिटी है, उसके रिलीजियस कल्चरल बिलीफ्स हैं। तो बहरहाल, ये है ऑर्डर ऑफ द डे। और इसमें सबसे जो मेरी कल बात हुई दिलचस्प, अब मेरे दोस्त प्यारे मुस्तफ़ा साहब ईरान में होते हैं, इतने दिनों के बाद इंटरनेट खुला, उनकी दाढ़ी बुरे हाल में थी, बाल वो बहुत टिशम टैट रहने वाले स्टाइलिश आदमी है, कपड़े शपड़े सफाई। ईरानियों को जनरली बहुत शौक होता है खुशबू, दाढ़ी, ये वो, हमारी तरह नहीं हुलिये बनाए होते। तो उनकी दाढ़ी वगैरह, मैंने कहा क्या हुआ, पुजड़े पुजड़े में? कहते यार इतने दिनों के नाई के पास नहीं गया। तो वो नाई के पास ही जा रहे थे, वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, वो ड्राइव करके जा रहे थे नाई के पास। ना आइडियोलॉजी हमारी मैच करती है, ना मेरे और मेरे दोस्त की, ना हमारा मज़हब मैच करता है। वो अहले तशय्युह हूँ, मैं सुन्नी हूँ,
लेकिन हमारी मोहब्बत और प्यार ऐसा है कि हम सिर्फ ज़िंदगी में 3 या 4 बार मिले होंगे, लेकिन बहुत गहरा एक ताल्लुक बन गया उनके साथ। होता है जब आप किसी को मिलते हैं कि दोस्ती हो जाती है। उसके बावजूद मैं उनकी आँखों दर्द देख के मुझे खुद शर्म सी आ रही है उनसे कि यार ये हम क्या जवाब देंगे? और हकीकत ये है कि पर्शियन गल्फ़ में आके यूएस का डिस्ट्रॉयर खड़ा हो चुका हुआ है और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अमेरिका एरियल अटैक करेगा, इज़राइल कोई और किस्म का हमला करेगा और ईरान के अंदर भी ये खराबी आएगी। वो जब इतने खुल के सामने आ गए, आपके बड़े-बड़े कैपिटल्स के अंदर आ गए, बगदाद तक आ जाना काफ़ी नहीं था, काबुल तक आ जाना काफ़ी नहीं था उनका। अब और क्या हम तकरीर करें कि मतलब किसी को समझ आएगी कि यार वो आपकी दे आर हियर फॉर यू एग्जिस्टेंशियली, फॉर एवरी वन ऑफ यू और चुन-चुन के एक-एक करके मारेंगे। वो इकट्ठे नहीं मारेंगे, इकट्ठे होके मारेंगे तो हम फिर लड़ने जोगे भी होंगे। तो बहरहाल 2.5 साल पहले वक़्त था, अब मुक्के जो याद आ रहे हैं जंग के अपने सिर पे मारने चाहिए। अहले गाज़ा अभी भी बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, वो हिम्मत नहीं हार रहे, वो लड़ाई अपनी जारी रख रहे हैं। आप बनाएं स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम कि वहाँ ऐसे प्लाजे होंगे और ऐसे वहाँ पर मोनो रेल चलेगी। वो तो आखिरी आदमी के आखिरी रगों में बहने वाले दम तक, खून तक वो लड़ने के लिए वो वहाँ वो आमादा हैं, वो अपने घर छोड़ने के लिए आमादा नहीं है। ये है दुनिया का ऑर्डर ऑफ द डे हमारे लिए, मुल्क खुदादाद के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा। हमेशा की तरह देखने का शुक्रिया। ध्यान कीजिएगा घरों में अपनी बेगमात को मत देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।